नाज़रीन, आप देखें पुरैम अवाम का सवाल। मैं अनस कोंदलू। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तरीक के मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए माशी इस्तेकाम की, वो नहीं है। अगर बात की जाए सियासी इस्तेकाम की, वो भी नहीं है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की, तो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत जो है वो दावे तो कर रही है कि इस बजट में पाकिस्तान की आवाम के लिए रिलीफ है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ये दावा कर रही है कि जो बजट है ये अवामी बजट नहीं है। इस बजट से पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे। इस बजट से पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। इस बजट से एक आम इंसान को फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात बेहतर कैसे होंगे? पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेकाम कैसे आएगा? पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा? पाकिस्तान बेहतरी की तरफ कैसे जाएगा? इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी इसार राना साहब। उनसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक। इसार राना साहब, ये बताएं कि हुकूमत ये दावा कर रही है कि जो महंगाई है वो कम हो चुकी है और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हकीकत क्या है सर? भाई, पंजाबी में कहते हैं है कोड़ी दा मैदान। अभी जो दावा कर रहे हैं ना, उनसे कोई वक्त निकाल के मेरे साथ चलें। अभी आज ही कल ही जो हुकूमती रुकन है ना, खातून नाम में अभी वो आता है, मैं बता देता हूँ। उन्होंने एक बात की है। उस्मा बुखारी साहब ने? नहीं, उस्मा बुखारी नहीं, कौमी असम्बली की। अभी मैं नाम मेरे ज़हन में आया। ओ नहीं भाई, अभी वो कहाँ इतना बुरा वक्त कौमी असम्बली पे आएगा। हिना परवेज भट्ट कौमी असम्बली में जाएंगी। मैं अभी नाम बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं ना महंगाई खत्म हो गई है, तो वो आए। उन्होंने सारी जिंदगी उनसे, ये जो लोग कह रहे हैं ना महंगाई खत्म हो गई है, इनको कुरान चुकवा लेंगे लोग। कभी तुमने आटा खरीदा है? कभी तुमने चीनी खरीदी है? कभी तुमने खुद जाके घी खरीदा है? तुम्हें क्या पता कि महंगाई किस चीज का नाम है? सरकारी अफसर हो तुम, और सरकारी अफसर और जो ये बजट बनाने वाले, हमारा वजीर खजाना कौन सा को पाकिस्तान का है जिससे पता होगा जी पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड रिलेटिव क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान से हैं सर? और यार अल्लाह करे ऐसे पाकिस्तानी फिर तुम भी हो जाओ। 3 करोड़ रुपए तनख्वाह लेते हो। जो बंदा 3 करोड़ रुपए तनख्वाह छोड़ रहा है, ठीक है, उसे कितनी बड़ी ऑफर हुई होगी, कितनी बड़ी उसे वो हुई होगी कि उसने 3 करोड़ छोड़ दिए। वो तो कहते पाकिस्तान की आवाम के लिए सब कुछ छोड़ के आए सर, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। फिर ऐसा करो कि पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए ना, ये वो कल एमक्यूएम के किसी रुकन ने तजवीज़ पेश की है कि आप जाती उम्रा और क्या कहते हैं वो बिलावल हाउस और इमरान खान का वो, ये भी सारे बेच दें, अपनी अपनी जायदादें बाहर से ले पाकिस्तान, ठीक है, लाके पाकिस्तान के खजाने में जमा करा दें। इमरान खान के पास भी जो है वो जमा करा दें, जो इनका और इनके बच्चों के नाम के ऊपर है वो भी करा दें। और इनके तो भाई अब साइकिल की का टायर लीक हो जाए तो उसमें नाम आ जाता है। लुट के खा गए। 1.5 अरब डॉलर के लिए आप आईएमएफ के पीछे धूम हिलाते फिरते हैं। 20 अरब डॉलर तुम यहां से निकाल के दुबई ले जाते हो। महंगाई का खामोशी क्यों सर? प्रॉपर्टी लीक्स के ऊपर कोई नाम सामने नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई नोटिस नहीं जारी किए गए, क्या बात है सर? उसमें डाडो के नाम ज्यादा थे, माड़ो के कम थे, डाडो के ज्यादा थे। तो फिर अब डाडो के खिलाफ तो कोई नहीं ना बात करता। किसी की इतनी जरूरत तो नहीं है कि वो डाडो के खिलाफ बात तो सर एहतसाब सबके लिए बराबर नहीं है पाकिस्तान? ओहो, क्या बच्चों वाली कानून सर कहाँ गया? इंसाफ कहाँ गया? एहतसाब कहाँ गया पाकिस्तान? कौन सा एहतसाब, कौन सा कानून यार? अजीबो गरीब इंसान है आप। आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा दिला दिया आपने। कानून और इंसाफ पाकिस्तान में मौजूद है, इससे बड़ा और लतीफा कौन सा होगा? ये कानून है कि आप एक शख्स के ऊपर 200 मुकदमात एक बना दें एक हफ्ते के अंदर, उसके खिलाफ 20-20 घंटे की समातें करें, और वो जो जज है वो 3 दफा बेहोश होकर हॉस्पिटल चला जाए, फिर आके उससे कहे कि नहीं तूने फैसला देना है। और दूसरी तरफ एक खानदान को आप माथा चूम चूम के उनके केसेस खत्म कर दें। अगर ये कोई ये कहता है कि जी उनपे केसेस भी तो गलत बने थे, तो भाई तब भी तो कानून था ना, क्यों बने थे? इस मुल्क के अंदर मुर्गी चोर को आप 20 साल के लिए अंदर भेज देते हैं, और खजाना चोर को आप जनाब रेड कारपेट देके मुल्क से बाहर भेज देते हैं। आप कानून की बात कर रहे हैं। यहां पे अगर मैं वो नहीं दूंगा, टैक्स नहीं दूंगा, तो मैं नॉन फाइलर, मैंने रोज दोपहर तोपी खड़े करके चपेड़ा मारनी ने। और जो इस मुल्क के खजानों को लूट जाए, ठीक है ना, इस मुल्क के तमाम वसाइल को लूट जाए, उनकी तो कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। 12,000 अरब रुपए में से 1,000 अरब रुपया तो हमने सूद का ही देना होता है। तो वो जो कर्जे गए हैं किसने लिए थे? किसके पास गए वो कर्जे? क्यों नहीं कौम को कोई जवाब देता? अच्छा सर, यहाँ भी ये सवाल है कि जब भी सवाल किया जाता है किसी भी हुकूमत से
तो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या फिर नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी की, वो ये बात करते हैं कि ये पिछली हुकूमत का सब किया हुआ है, तो ये पिछली हुकूमतों में सब कुछ डाल देते हैं और अपनी कारकर्दगी नहीं बताते हैं। इसमें क्या, इस हवाले से क्या? वैसे ये नवाज शरीफ साहब को तो ये बात कह ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अब शहबाज शरीफ साहब ये नहीं कह सकते कि ये सारा पिछली की हुकूमतों का किया जा रहा है। भाई पीछे भी तो आपकी हुकूमत थी, उससे पहले भी आपकी हुकूमत थी, उससे पहले भी आपकी हुकूमत थी। ये पिछली हुकूमतों का किया जा रहा है। 1981 से शरीफ खानदान पाकिस्तान की सियासत के साथ चिपका हुआ है। फिर कौन सी रह गई हुकूमत? पिछली हुकूमत केड़ी पिछली हुकूमत? कोई पिछली हुकूमत नहीं, सारी हुकूमतें आपने की हैं भाई। बीच में से अगर हम मार्शल लॉ निकाल दें तो सिविल मार्शल लॉ आप ही लोगों ने लगाए हुए थे इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में आपका किरदार है। और किसका किरदार है? वो तो ये बात करते हैं बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान के हालात जो हैं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से हमने बचाया पाकिस्तान को आके। केड़ा डिफॉल्ट? कौन सा डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं आप? अगर आप ये समझते हैं ना कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाए, व्हाट इज डिफॉल्ट? आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो जाए। ये मत सुनाए कि श्रीलंका के जैसा डिफॉल्ट जिसके अंदर वो पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं थे, बिजलियों के नहीं थे, ये वो। श्रीलंका डिफॉल्ट से निकल के हमसे बेहतर हालत में जिंदा है। उठा ले रिकॉर्ड, वहां के देख ले प्रोग्रेस कितनी है। वो भाई डिफॉल्ट तब होगा ये मुल्क जब तुम्हारी जिंदगियों में डिफॉल्ट आएंगे। तुम भूखे मरोगे, तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों की तरह एड़ियां रगड़ते हुए फिरेंगे, फिर डिफॉल्ट आएगा। तुम पाकिस्तान को लूट के बाहर चले जाते हो, जाके बाहर बैठ जाते हो, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं। डिफॉल्ट सानू डिफॉल्ट ते लाए हैं। इस बार बकरा ईद के ऊपर जो सफेद पोश आदमी है ना, उसने भी कुर्बानी नहीं दी, उसके पास कुव्वतें खरीदी नहीं है। कौन जिम्मेदार है सर? कौन जिम्मेदार? क्या मैं हूं, तुम हो, हमने खाए पैसे कौम के। हमारे बच्चे बाहर जो है ना सेटल है, हमारे बच्चों की बाहर जायदादें हैं, हमारे बच्चे जो है ना बाहर महलों में रह रहे हैं, हमारे बच्चों के खरबों रुपए, हर लीग्स के अंदर हमारे बच्चों के नाम निकलते, हम ही जिम्मेदार हैं। और कौन है? नॉन फाइलर के नाम पे आपने गरीब आदमी को 15 टैक्स देते हो तुम बिजली के बिल के ऊपर, और नीचे लिखा हुआ है और दीगर टैक्स। और दीगर टैक्स केड़े होंगे ने? फिर आप हमें कह रहे हो कि जी आप 35% जो है अपनी तनख्वाहों में से भी दो। तुमने क्या दिया अब तक कौम को? 1 रुपया नहीं देते तुम। तुम्हारे लल्ले तलोलों पे, तुम्हारे शाह खर्चियों के ऊपर अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। सर वो तो बात करते हैं पाकिस्तान का मोटरवे दी है, मेट्रो दी है, क्या क्या सहूलियत दे दी पाकिस्तान को। ऐसा कुछ कोई और हुक्मरान करें सिर्फ पाकिस्तान के लिए? अच्छा नहीं, मैं खाली नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात का जवाब दें आप कि मोटरवे दी, बड़ी मेहरबानी जनाब, उसके किकबैक्स पे कब बात होगी? ठीक है। और मुझे एक बात का जवाब दे कि ये पाकिस्तान में हमेशा वो कागजात क्यों जल जाते हैं जिससे करप्शनें पकड़ी जा सकती हो? हर दफा वो डॉक्यूमेंट्स क्यों जल जाते हैं जिन पे बात हो सकती हो? तो मैं मोटरवे बनाए जो मर्जी बनाए, जीटी रोड शेरशाह सूरी के नाम से याद थी, वो भी बादशाह सलामत है, अब ये मोटरवे इनके नाम से याद रहेगी। तारीख में उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। लेकिन मेरा सवाल यह कि क्या बिल्कुल सड़कें अलामत होती हैं तरक्की की, लेकिन भाई हमें कहीं और से काम करना है। नीचे लोग भूखे मर रहे हैं, उनको ये जो रंग बिरंगे पुल और अंडरपास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो आप डिफेंस के अंदर और लिबर्टियों में बनाते फिर रहे हैं। अच्छा सर ये बताइए, जो बजट पेश हुआ, बहस जारी है उसके ऊपर, तो हुकूमत ये दावा कर रही है ये अवाम दोस्त बजट है, अवाम को रिलीफ मिला है। आपको लगता है कि वाकई ये अवाम दोस्त बजट है? रिलीफ तो खैर अवाम को बड़ा मिला है। मैं अभी बाहर निकला था तो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो एसी वाली गाड़ी में बैठा हुआ था, एसी चला के। तो मैंने कहा ये क्योंकि जी रिलीफ मुझे बड़ा हुकूमत ने दे दिया है, पेट्रोल 5 रुपए का हो गया है, ठीक है ना। मैं उसके केबन में गया तो 3 एसी चल रहे थे। मैंने कहा यार 3 एसी, कह जी रिलीफ मिल गया है, जो बिजली का बिल है वो रियासत ने माफ कर दिया है केजरीवाल की तरह, ठीक है। मैं बाजारों में गया हूँ, लोग तोड़े आटे के उठा के घर को भाग रहे। मैं क्या जी रिलीफ मिल गया है, आटा फ्री हो गया सबके लिए। पता नहीं किसको रिलीफ दी है इन्होंने, क्या रिलीफ दिया? अभी तो बजट पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है अनस गोंदल साहब। टैक्सेस लगेंगे, मजीद महंगाई अभी बढ़ेगी। तो जब बजट अप्रूव होगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये बजट कितना इंसानों को कत्ल करने वाला बजट है। आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं,
और इस रद्दुल फसाद को कौन रोकेगा जो आपने बजट के नाम पे लोगों के ऊपर लगा दिया? कोई नहीं रोक सकता। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, आपको क्या लगता है कि ये कब तक चलेगी? जब तक साईं चाहेंगे, साईं चाहेंगे तो ये चलती रहेगी। साईं नहीं कौन है सर? जो साईं है, जो सबके सर के साईं है, हम्म, वो जब तक चाहेंगे ये हुकूमत चलेगी। नहीं तो अभी पीपल्स पार्टी वालों ने नहीं कहा कि अगर हम साथ ना देते, कंधा ना देते, तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हाउस में नहीं, अडियाला जेल में होते। केड़ी साइंस है? मैं भी मैट्रिक भी साइंस की थी है, मुझे नहीं समझ आई कि ये उन्होंने कैसे कंधा दिया कि वो अडियाला जेल के बजाय वजीर आजम हाउस चले गए। और मुर्तजा हसन जो है वो कहते हैं कि जी अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो नून लीग के सारे अरकान जो जेलों में होते। वो किस चक्कर में होते और क्या उन्होंने साथ दिया? मुझे नहीं समझ आ रही साइंस की। अच्छा, पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है? कभी वो कहते हैं कि ये जो बजट है, ये बजट आवाम दोस्त बजट नहीं है, फिर उनके साथ बातचीत भी होती है, मुज़ाकरात भी होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो खामोश बैठी है और तमाशा भी देखती है, एंजॉय भी करती है और उनका साथ भी देती है, और आवाम के सामने ये पैगाम जाता है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। और दो दोस्त जा रहे थे, उन्हें रास्ते में ना एक घड़ी मिल गई, तो जिसको घड़ी मिली उसने उठा के कहा लो जी साड़ी मौजा लग गई है। वो जो साथ वाला था ना, तो उसने कहा हाँ साड़ी मौजा लग गया। तो घड़ी वाले ने कहा कि साड़ियाँ नहीं, मेरी मौजा लग गई है। इतने में पीछे से आवाज आई चोर चोर, वो दौड़े, तो जिसके हाथ में घड़ी थी कहता लो जी असी फंस गए। उन्होंने कहा असी नहीं फंस गए, तू ही फंस गया। ठीक है ना, ये वो घड़ी लेके भागे हुए। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो वो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो क्या कहा है? उन्होंने कहा ये कौन से ताज होते जरदारी और नवाज शरीफ वाले कि जब काम निकल जाए तो जो सिमेंट स्मार्ट के आगे चले जाओ। तो मौलाना साहब तो ये भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत शहबाज शरीफ की नहीं है, हुकूमत वाकई नहीं है शहबाज शरीफ तो की। मैं और मौलाना एक ही पेज पे है ना, अच्छा। तो मैं भी तो आपको यही कह रहा हूँ कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत किसकी? आप मुझसे सवाल करें हुकूमत किसकी? किसकी है सर? आज बता दें हुकूमत किसकी है। देखें, वजीर खजाना, वजीर दाखिला, वजीर आला बलूचिस्तान, अब फिर फैसल वाउडा, फिर अनवारुल हक काकड़, इनकी हुकूमत है। शहबाज शरीफ से कहें इनके ऊपर कोई भी हुक्म चला के दिखाए, मैं मान जाऊंगा। कोई एक बात मनवा के दिखा दे। शहबाज शरीफ ने की थी ना वो ट्वीट के 40 रुपए का रिलीफ दे रहे हैं हम पेट्रोल पे, और वो शाम को वजीर खजाना ने उन्होंने कहा कि जी अंकल जी आप चुप करें, तुहानू कुछ नहीं जे पता, तुसी इस काम लिए नहीं आए, तुसी नहीं जे बोलना विशेष मामले। और उन्होंने 10 रुपए 11 रुपए किए। तो असल हुकूमत किसकी है? तो नवाज शरीफ साहब कहाँ पे खड़े हैं? वो किसके साथ हैं? नवाज शरीफ साहब का देखें, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि वो जब अपनी बेटी के साथ जाके आटा चेक कर रहे थे, रोटी चेक कर रहे थे, तो मुझे आंखों में आंसू आ गए कि यार इनके पास तो पाकिस्तान के मसाइल की कुंजी थी, तो कुंजी किथे को आज गई है? ठीक है ना, ये तो आए थे कि इस मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ, किस्मत को बना दो नवाज शरीफ। इस मुल्क पे जब वो वक्त कड़ा आया, एक ही नाम आया नवाज शरीफ, तो वो सारा कुछ किधर चला गया? मुझे परेशानी हुई है। तो लेकिन एक बात उनकी मैं मानूंगा, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया, और इसे कहते हैं हकीकत पसंदी। उन्होंने कहा जी मैं पार्लियामेंट के इजलास में नहीं जाऊंगा। उन्होंने पता कि मैं केड़ा जीते हैं जेड़ा जावा। तो देखो ना हकीकत पसंदी, उन्होंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। वो नहीं जीते हुए? ये तो आप अब मुझसे कैसे पूछ रहे हैं जैसे आपको नहीं पता है। दोनों सीटों से हारे ने, उन्हें बार बार और बताया क्या जाता है? जैसे शोले फिल्म में वो कहता है ना कि यहाँ से 100 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों को डराती है। जब ये जरा सा सर उठाते तो कहते सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, जमानतें हो जाएंगी उसकी, और बाहर आ गया तो फिर तानू लग पता जाना है। ये तो सारे 9 मई के पीछे छुपे हुए लोग हैं। परफॉर्मेंस 100 दिन की परफॉर्मेंस, उनसे कोई 100 दिन की परफॉर्मेंस तो दे रहे हो, पिछले 1.5 साल की परफॉर्मेंस भी दस दो की थी। अच्छा, वैसे आप मुतमईन हैं 100 दिन की परफॉर्मेंस से हुकूमत की? बहुत मुतमईन हूँ। मुझे तो अब इतनी नींद आती है कि मुझे पानी फेंक के लोग उठाते हैं कि ये मैं कहता हूँ भाई मैं मुतमईन हो गया हूँ, पाकिस्तान सेफ हैंड में है, पाकिस्तान तरक्की के बुलंद तरीन उस पे जा रहा है। ठीक है ना, यानी इमरान खान तो एवं फजूल था, 5.7 जीडीपी था, अब 2 पॉइंट समथिंग है। देखे ना तरक्की की रफ्तार चेक करें आप, स्पीडी शहबाज शरीफ की स्पीडी तरक्की देखे। तो भाई मैं नहीं मुतमईन होऊंगा तो और कौन होगा? मैं तो मौजा मार रहे हैं। अरे सर ये बताएं कि जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, माशी तौर पे सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं, हालात कैसे बेहतर होंगे? पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ कौन देगा? कौन आएगा जो पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ सोचेगा? कौन आएगा जो सिर्फ दावे नहीं करेगा, वादे नहीं करेगा, बल्कि प्रैक्टिकली जो है पाकिस्तान की आवाम कुछ देगा?
चीन ने, सऊदी अरब ने, अमेरिका ने, दुनिया के तमाम ममालिक ने पाकिस्तान को कहा है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लेके आए। हम्म, और सियासी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सिर्फ एक शख्स से जो अडयाला जेल में है। हम्म, आप उसको ले है, उसके साथ इंसाफ करें, अगर उसने कहीं गलती की है तो उसे सजा दे दें, हम्म, लेकिन जाली मुकदमात में उसे बंद ना करें। आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का जमहूरी हक छीन लिया, बल्ला छीन लिया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, फिर कौम ने उन्हें वोट दे के कामयाब कर दिया, आपने उस मैंडेट को नहीं माना। तो आप जब तक निगेट करेंगे हकीकत को तो फिर ऐसे ही होगा जैसा हो रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अब पाकिस्तान की सूरत हाल सबके सामने, हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे और मुसलसल हुकूमत की जानब से मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है इमरान खान साहब को, लेकिन पहले वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अब उन्होंने महमूद खान अटकज़ई साहब को कहा है कि वो बात करें। आपको लगता है कि इससे कोई हाल निकल आएगा या इमरान खान बाहर आ जाएंगे या बेहतरी की तरफ जाएगा पाकिस्तान? देखिए, इमरान खान ने अचकज़ई साहब को टास्क दिया है कि पहले जो अपोजिशन जमातें हैं ना, उनमें एकता पैदा करें, फिर हुकूमत से बात होगी। वैसे इमरान खान तो कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि मैंने हुकूमत से कोई बात नहीं करनी, मैं तो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, और ये उनका बिल्कुल क्लियर स्टांस है। अब चाहे कुछ लोग अब इस पर तनकीद करते हैं कि जी इमरान खान कैसे डेमोक्रेट हैं जो वो कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, तो अगर देखा जाए तो लड़ाई तो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की है। ये तो सारे शामिल वाजे हैं बीच में जितने वो भी तो ये लोग। बात करते हैं मेरी लड़ाई है नहीं उनके साथ। वो चाहे लाख कहें कि नहीं है, तो उनसे पूछें कि फिर आप अडयाला जेल में गर्मियाँ की छुट्टियां गुजारने आए हुए अगर लड़ाई नहीं है। वो कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं मेरी फौज से कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है ना। सो इमरान खान ने तो क्लियर कह दिया कि जी अगर मैंने बात करनी है तो मैं उनसे करूंगा, आपसे। तो देखे ना, प्रैक्टिकली आप एक बात देखें कि इस हुकूमत के पास क्या वाकई मैंडेट है किसी बात को मनवाने का, या कि इस हुकूमत के पास ये मैंडेट है कि वो जो बात किसी से कमिट करे वो पूरा कर सकते हैं। नहीं है मैंडेट। शहबाज शरीफ साहब को भी अपना पता है कि उनके पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है। उनसे हुकूमत जो है संजीदा है मुज़ाकरात करने के लिए। देखिए हुकूमत संजीदा होती तो जो कल ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया है और जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है उन्हें, मुझे तो शर्म आ रही थी उसके। ये हमारे 80 साल का एक बाबा है जो ये कर रहा है लैंग्वेज। फिर आप कहते हैं इमरान खान के ऊपर कि जी वो सख्त जुमले बोलते हैं। ख्वाजा आसिफ ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की थी, राना तनवीर ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की थी, क्या वो लगता था कि ये कोई मैच्योर पढ़े लिखे या पाकिस्तान के जिम्मेदार लोग हैं? दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं जी मुज़ाकरात में संजीदा हैं, काली पीपल्स पीटीआई के हक में एक रैली निकली इमरान खान के, तो आपने सब पे पर्चा करके गिरफ्तार कर दिया। कभी उनका सेक्रेटरिएट गिरा देते, कभी आप उन पे कुछ कर देते। सनम जावेद जैसी बच्ची जो है, अब उसके 100 दिन होने वाले हैं उसके रिमांड के, ठीक है ना, आलिया हमजा के, डॉक्टर साहिबा के। तो आप अगर मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो आप अपने अमल से बताएं ना कि आप संजीदा हैं। आप तो उनको सियासी सरगर्मियों तक की इजाजत नहीं दे रहे, तो आप किस चीज में संजीदा हैं? आपका वो एक वजीर कहता है कि इमरान खान को तो 5 साल जेल में रखना चाहिए मुल्क के लिए, ठीक है ना। तो इन हालात में कैसे मुज़ाकरात हो सकते? अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत, ऐसा क्या हुआ पंजाब के अंदर, हुकूमत जो है पंजाब के अंदर दफ़ा 144 जो है वो नाफद कर देती है। वाकई को पंजाब के अंदर कोई ख़तरा है, या फिर एक जमात जो कि ऐलान करती है कि हमने रैलियाँ निकालनी है तो आप दफ़ा 144 है वो नाफद कर देते हैं? तो इससे तो पाकिस्तान की आवाम का जो जमहूरी हक है वो छीना जा रहा है। नहीं, खाली ये दफ़ा 144 ही तो जमहूरी हक छीनना नहीं है, बाकी कौन सा हमें जमहूरी हक हासिल है? क्या मेरे बच्चे को वही फैसिलिटीज़ हैं जो हुक्मरान को बच्चे को हैं? क्या मुझे भी मेडिकल सहूलत वही मिलती है जो हुक्मरानों को मिलती है? क्या मुझे भी अदालतें गुट्टू सीयू ऐसी कहती हैं जैसे ताकतवरों को कहती हैं? क्या मेरे भी दरवाजे के ऊपर आके बायोमेट्रिक हो सकता है मेरा? क्या मेरा भी कोई बड़ा मुजरिम 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बाहर जा सकता है? तो क्या जमहूरिया पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान मुझे कोई वो फैसिलिटी नहीं देता? मुझे कोई वो हक नहीं देता किसी चीज का?
तो ये बात कहना कि जी ये जमहूरी हकूक की खिलाफ वर्जी है, तो बाकी केड़े हकूक पूरे हो रहे ने पाकिस्तान में? अच्छा, तो जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तो हमेशा ये बात करते हैं कि मेरे साथ जो है ना वो अदालती जुल्म हुआ, मुझे जिस तरह निकाला गया पाकिस्तान का नुकसान हुआ, मुझे निकालने वाले उन्होंने पाकिस्तान का बेड़गर कर दिया। वो भी अच्छा, दिलीर होते देखें, हैं। मैं एक बात बताऊं, नवाज शरीफ साहब की इस बात में वजन तो है। आपको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ? हाँ, मैं समझता हूँ 100%। हाँ, मैं समझता हूँ उनके साथ गलत। 3 मरतबा। हाँ, बिल्कुल गलत हुआ उनके साथ। आज जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार फिर कौन है? मैं बताता हूँ। देखिए, किसी भी सियासतदान का एहतसाब अवाम से ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकती। अवाम ने 8 फरवरी को एहतसाब कर दिया ना, नवाज शरीफ का नहीं दिया वोट, इमरान खान को वोट दे दिया ना, यही एहतसाब है। सियासतदान का एहतसाब वोट है। आप जब किसी हुकूमत को चलते चलते गिरा देते, करप्शन के इल्जाम पे गिरा देते, फर्ज करें जिन्होंने नवाज शरीफ को करप्शन के इल्जाम पे गिराया वही तो नवाज शरीफ को लेके आए थे, जिन्होंने नवाज शरीफ को अब निकाला वही दोबारा ले आए। तो अगर हमने इसी तरह पाकिस्तान को चलाना है तो पाकिस्तान उस जगह आ गया जहां वो चलने के काबिल नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मतलब नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं किया आपके मुताबिक? ओहो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने करप्शन नहीं की, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो करप्ट था तो उसको करप्ट करने वाले कौन थे और उसे इक्तिदार जबरदस्ती दिलाने वाले कौन थे। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इलेक्शन में कौमी असम्बली की ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया और नवाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल को 8, 10, 12 सीटें मिली। अचानक लाहौर की और पंजाब की दीवारों पर रात गए, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग, बिल्कुल लिखा गया, और अगले दिन नवाज शरीफ पंजाब असम्बली सारी जीत गए। ये चमत्कार कैसे हो जाता है? कैसे था हर दफा नवाज शरीफ की हुकूमत अगर गिर जाती है तो अदालतें बहाल कर देती है, और मोहतरमा की दफा कहती है कि आपकी हुकूमत गलत गिराएगी लेकिन अब वापसी नहीं हो सकती, नवाज शरीफ की वापसी हो जाती है। पंजाबी स्टैब्लिशमेंट हर बार नवाज शरीफ के पीछे क्यों खड़ी होती है? क्यों ऐसा होता है कि हम जनरल जिलानी या इनको वो बना के देते हैं कोठी और उसके बाद हम वजीर खजाना बन जाते? तो कहां से ये ईंट टेढ़ी हुई, ये कहां से इमारत की ईंट टेढ़ी हुई, वहां से देखना शुरू कर दें आप। और बीच में अगर इमरान खान भी आता तो इमरान खान भी जिम्मेदार है। ठीक है, नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या है? मुझे नहीं लगता कि अब मियां साहब का कोई वेव आएगी और उनकी वापसी होगी। उनकी बेटी, क्योंकि ये मुल्क में बड़ा दिलचस्प मुल्क है, अनहोनियों का मुल्क है। इस मुल्क में हर वो चीज हो सकती है जो नामुमकिन हो। मरियम वजीर आला बन सकती हैं, मरियम वजीर आजम भी बन सकती हैं, क्योंकि ये मुल्क ताकतवरों का है, ये मुल्क चंद खानदानों का मुल्क है। नहीं बन सकती दोबारा वजीर आजम? वो कुछ भी हो सकता है। मैं उसकी पढ़ रहा था डेफिनेशन बनाना रिपब्लिक की, कि व्हाट इज बनाना रिपब्लिक। तो उसमें वो कहता है कि जी जिस मुल्क के अंदर इंडिविजुअल की कमाई रियासत से ऊपर चली जाए वो बनाना रिपब्लिक होती है। जिस मुल्क में चंद खानदानों की कमाई रियासत के कुल असासों से ज्यादा हो जाए वो बनाना रिपब्लिक होती है। जिस मुल्क में चंद खानदान जो है वो मुल्क के तकदीर के बादशाह बन जाए बनाना रिपब्लिक है। जिस मुल्क के अंदर मेरिट के ऊपर कामयाबियां ना मिले बल्कि खानदानी दबाव, इदारों के गोद में बैठने और इस तरह की चीजों से मिले, अकरबा परवरी से मिले, और नौजवानों का मुस्तकबिल खत्म हो जाए तो मेरिट की वो बनाना रिपब्लिक है। एक चीज सुन लें, इस बजट अभी पास नहीं हुआ है। एक नई तहकीक में पढ़ रहा था कि 120% लोग जो वो है ना सैलरीड क्लास, वो ये मुल्क छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही 17 लाख तो ऑलरेडी चले गए में यहाँ से, ठीक है ना। तो ये बजट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद इस तरह की फ्रस्ट्रेशन आ जाए अगर के रियासत में रहने वाले लोग समझें कि ये रियासत हमारे लिए नहीं है, तो फिर क्या रह जाता है पीछे? तो ऐसा क्या है कि हुकूमत इसके ऊपर संजीदा नज़र नहीं आती? जब उनको बताया जाता है, ये सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान छोड़ के नौजवान जा रहे हैं, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं, आगे से जवाब मिलता कोई बात नहीं।
तो इसे आप समझ लेना कि बनाना रिपब्लिक है ना, जिसमें हुक्मरानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई रहता है या नहीं रहता, कोई आता है या जाता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ब्रेन ड्रेन हो रहा है या नहीं हो रहा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा हमसाया मुल्क भारत 1990 में हम और भारत एक जगह, हम आगे थे थोड़ा सा मुआशी तौर पे, ठीक है। भारत की इतलात आ रही थी कि ये डिफॉल्ट होने जा रहा है। नरसिम्हा राव की हुकूमत आई और आज भारत $4000+ की इकोनॉमी लेके बैठा हुआ है, तीसरे नंबर पे आगे निकल गया। उनकी जो एक फर्म में पढ़ रहा था सिर्फ आईटी के उसमें, उसने $46 अरब कमाए हैं आईटी के मैदान में एक फर्म ने। हम 1.5 अरब के लिए रोते फिर रहे। सर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो है आपका एक्स जो वेबसाइट है वो बंद है, ट्विटर, और हुकूमत बात कर रही है सोशल मीडिया को बंद करने की, जहाँ पे नौजवान पैसे कमाते हैं, घर का सर्कल चलाते हैं, तो ये किस तरह मुमकिन होगा कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे की तरफ आ रहे हैं, आप ऐप्स को बंद कर रहे हैं, ये कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? इसमें लतीफ़ा ये है कि जो लोग ट्विटर को प्रॉक्सी से इस्तेमाल करते हैं ना, वो एक बेईमानी है। क्या हम लंदन वो तो शुभाशी साहब भी कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जिस मुल्क का वजीर आजम वो ट्विटर को इस्तेमाल कर रहा है इस तरह, तो वो और खुद एतराफ कर रहा है कि मैं तो ऐसे कर रहा हूं, तो उस मुल्क से आपको अंदाजा नहीं हो रहा माइंडसेट का कि अब हम इस कल्चर में आ गए हैं जहां बेईमानी कोई मायने नहीं रखती, और जहां पे ये कहते हैं कि खांदा है तो लांदा भी है ना। जबकि हमने सारी जिंदगी ये पढ़ा कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाउ माफिनार, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों दोस्त की है। हम कहते हैं यार खांदा है तो लांदा भी है, ठीक है ना। तो भाई जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में चले जाएंगे जहां चोरी चकारी डकैती बेईमानी झूठ फरेब आपका फैशन बन जाएंगे, तो फिर यही होगा जो पाकिस्तान में। अच्छा, आपको लगता है कि हुकूमत जो बात कर रही है फायरवॉल की, वो लगाने जा रहे हैं इंटरनेट पे, तो इससे जो उनके ऊपर तनकीद होती है वो रुक जाएगी? क्या जो पाकिस्तान की अवाम है उसका माइंडसेट जो है वो तब्दील हो जाएगा? क्या वो हुकूमत की तारीफ़ें करना शुरू कर देंगे? दुनिया के ना पहले दिन से लेके आज तक ताकतवर की ख्वाहिश ये रही है कि उसके खिलाफ कोई ना बोले। उसने 10,000 काम किए, बंदे के बंदे मार दिए, पूरे पूरे मुल्क तबाह कर दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया, लेकिन सच नहीं रुकता। सच का रास्ता, सच का सफर जो है ना, वो कोई नहीं रोक सकता। आप सूरज की रोशनी को नहीं रोक सकते, आप बहते दरियाओं का शायद रुख मोड़ दें, लेकिन दरिया अपनी मर्जी से सूखते। इसी तरह आज आप हवा को, सबा को, नवा को, आप किसी चीज को नहीं रोक सकते। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके मुताबिक? आप फाइल वाइल लगाएंगे, पाकिस्तानी अड्डे जुगाड़ दे मास्टर ने, वो कोई और रास्ता कर लेंगे, अड्डी केड़ी गल। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो फसाद फैला रहा है, उससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है? दुनिया भर में बात करती है, दुनिया भर में सोशल मीडिया इसी तरह ही है। और मैं बचपन में पढ़ता था कि जब जबानें बंद होती हैं तो दीवारें बोलती हैं। आप ना ऐसा माहौल करें ना घुटन का कि लोग सोशल मीडिया पे जाके भड़ास निकालें। आप दे दें इंसानी हकूक की आज़ादी, तहरीर और तकरीर की आज़ादी, ठीक है ना, लोगों के जमहूरी हक उन्हें दे दें, इंसानी हकूक बहाल कर दें, यही सोशल मीडिया नॉर्मल हो जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी साराना साहब, उनसे बात करते हैं। अरे सर, ये बताएं कि मौजूदा सियासी बुरान का कौन है जिम्मेदार? मेरा ख्याल है कि मौजूदा सियासी बहरान का तमाम वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपने अपने आइनी हदूद से तजावज़ किया। तमाम सियासतदान जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को उनका एहसास नहीं किया। वो सियासतदान जिम्मेदार हैं, तमाम जमातें सर? डेफिनेटली जो इस निज़ाम की स्टेक होल्डर हैं वही जिम्मेदार होंगी ना। और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इस वक्त की सूरत हाल के जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और अदलिया है। वो इस तरह के इलेक्शन कमीशन ने जान के, दुनिया भर में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि वो एक शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाब कराए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका इलेक्शन कमीशन के जिम्मे है कि उसने ठीक इलेक्शन नहीं होने देने, उसके जिम्मे के उन्होंने उसको जो हिदायत मिली है उसके मुताबिक उसने एक्ट करना है। मुझे बड़ा दुख होता है कि
ये जो यूरोपीय यूनियन है, ये इसके मुबस्सर यहाँ आए थे पाकिस्तान इलेक्शन कवर करने। उन्होंने वो रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं की, और जब उनको को कहा गया, दरख्वास्त दी गई सहाफ़ियों ने कि जी वो रिपोर्ट पब्लिक करें, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। यानी बैनुल अक़वामी तौर पे हमारा ये इमेज है। अक़वाम मुत्तहिदा का वफद आता है, वो आके पीटीआई वालों से मिलता है, और उसी वक्त सेक्रेटरीट को तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। फिर हमारी अदालतों ने जिस तरह ब्रूटली पीटीआई को कुचला, और जिस तरह पाकिस्तानी अवाम से उनका जमहूरी हक छीना, बल्ले का निशान छीन लिया, लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, मुंह से जज कहते रहे कि जी तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, साड़ी जमानत ना कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, चीफ जस्टिस साहब को क्या इल्म नहीं था कि पीटीआई इलेक्शन कंपेन नहीं कर पा रही? क्या चीफ जस्टिस के इल्म में नहीं था कि पोलिंग एजेंट्स जो है उन्हें अगवा किया जा रहा है? क्या चीफ जस्टिस साहब के इल्म में नहीं था कि वहां पे पोलिंग कैंप नहीं लगने दिए जा रहे? क्या चीफ जस्टिस साहब के इल्म में नहीं था कि लोगों से कागजात छीन के भागा जा रहा है? तो जिस मुल्क का चीफ जस्टिस को ही सारा नहीं पता कि उन नीचे क्या हो रहा है और कितनी बेईमानी हो रही, तो पीछे क्या रह जाता है? आप कह रहे हैं जिम्मेदार कौन है? हर वो शख्स जिम्मेदार है जिसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और अपने जो वो दायरे हैं उससे बाहर निकले। अच्छा, नुकसान किसका हुआ? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान हुआ? उर्दू का एक मुहावरा है कि सांडों की लड़ाई में ना नुकसान घास का होता है। अवाम कुचले गए, जमहूरियत कुचली गई, इंसानी हकूक की रवायात कुचली गई। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम पे जो कुछ भी इस टाइम शहबाज हुकूमत कर रही है, वो पाकिस्तान में हमेशा स्याह बाब के तौर पे लिखा जाएगा, हमेशा स्याह बाब के तौर पे लिखा जाएगा। तो अवाम किसके पास जाए अपने हकूक के लिए? अल्लाह के पास। किससे बात करें? अल्लाह के पास। ये बजट का मंजूर हो जाएगा ना, तो वैसे ही आधे वो जो है ना अल्लाह के पास जाने की तैयारियां करेंगे। आपको जीने का हक नहीं रहेगा, आपको लग पता जाएगा। 20 रुपए पेट्रोल पे लेवी के नाम पे बढ़ रहे हैं, फिर जो वैसे पेट्रोल पे कीमतें बढ़ेंगी वो अलहदा होंगी। बिजली का बिल आपका ऑलरेडी बढ़ चुका है। इतनी बड़ी दुनिया में कहीं बेईमानी नहीं होती कि 300 यूनिट तक आप दे रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट टैरिफ याद नहीं, 300 यूनिट तक आप दे रहे हैं, पता नहीं 4000 क्या, और 1 यूनिट बढ़ते ही आपका जो है वो डबल हो जाता है। यार क्या आप लोग हैं? आपने पाकिस्तान को तजर्बेगाह बना के रख दिया। इसाक डार साहब जैसे जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का। अभी भी आप कहते हैं कि जी हम मुल्क को निकाल के ले जाएंगे, शबाना रोज मेहनत करेंगे। वो शबाना रोज पिट दी है कि जी मेरा नाम विच क्यों ले लेते हो? हर तकरीब में शबाना रोज, शबाना कहती है मैं अपना नाम बदलने लगी। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत है कब तक चलेगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, भाई या 5 साल पूरे कर जाएगी? अल्लाह करे 5 साल पूरे कर दे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये 5 साल पूरे कर गई तो मुस्लिम लीग नून का सियासी मुस्तकबिल हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये लोग नहीं डिलीवर कर सकते, ये इस बजट में उन्होंने बता दिया कि हम डिलीवर नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं हमारी टीम है, टीम तो है, टीम से विन करेंगे। हाँ बिल्कुल, टीम है। जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वैसे इनके पास टीम है। जैसे उन्होंने बेड़ा गर्क किया ये भी कर देंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से वहां के किसी इलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीन लिया था, स्कोर ही नहीं कर सके। अरे सर ये बताएं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की जो मंजूरी है वो हुकूमत ने दे दी है, तो लेकिन ओपोजिशन इसके ऊपर तनकीद कर रही है। वो ये कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपकी क्या राय है? देखिए, सियासी जमातों के जो रिजर्वेशंस है ना, उन पे बात करनी ज़रूरी है। पार्लियामेंट पे इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। वो एएनपी कहती है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग नकल मुल्कानी कर जाएंगे इस ऑपरेशन से। फजलुर रहमान साहब को अपने एक फ़िक्र है, पीटीआई को अपनी फ़िक्र है, वहाँ की जो नेशनलिस्ट हैं उन्हें अपनी फ़िक्र है, और उनका ये कहना भी ठीक है कि हर दफ़ा ये ऑपरेशन केपी और बलूचिस्तान से क्यों होता है, कभी पंजाब से भी शुरू करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम एक सफ़े पे पाक फौज के साथ खड़ी है। हम किसी दहशतगर्द को अपनी सफ़ों में बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारी पाकिस्तान की जो सियासी जमात है उन्हें कोई इस पे है तो बात करने में हर्ज कोई नहीं है। उनके शुबहात दूर करके हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमें
अगर हमने ये कुचलना है इसको, तो फिर हमें इस पे संजीदगी से आपको पूरी लगता है कौम कि को इस लेकर चलना ऑपरेशन पड़ेगा। से फ़ायदा होगा जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फसाद फैला रहे हैं, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, अगर उनको कुचला जाता है तो फिर तो बेहतर नहीं है पाकिस्तान के लिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि उन्हें कुचलना चाहिए, लेकिन हम ये कोई ऑपरेशन पहली दफा तो नहीं कर रहे। रद्दुल फसाद ऑपरेशन जारी है, ठीक है ना। तो ये एक नया ऑपरेशन जो है वो आ गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है ना वो ठीक करने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि दहशतगर्दों को कोई गुंजाइश नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उस सियासी जमातों को भी एतमाद में लेना तो चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ पे खड़े हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब ना बाजार में खड़े हैं और वो ये देख रहे हैं कि कहाँ रेट अच्छा बनेगा। वो कोई नजरियाती आदमी नहीं है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। वो इस टाइम जो कुछ कह रहे हैं शायद कोई और ना कह पा रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ उन्हें अच्छी वो मिलेगी ऑफर, वो उसे ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको लगता है कि वो कोई नज़रिए के ऊपर नहीं खड़े हैं? पाकिस्तान में क्या है नजरिया यार? एक कश्मीर कमेटी, एक दो कौमी असम्बली की कमेटियां, या एक दो चार पांच सीटें, वो ये है नजरिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज जिस इस्टेब्लिशमेंट पे इतना चढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने किसके कहने के ऊपर इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था, या इस्लामाबाद में उनकी किससे मुलाकात हुई थी, या किसने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि 4-5 इस्तीफे आ जाएंगे। इसलिए नाराज हैं वो? बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि उनको अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब चाहते क्या थे? क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ पेश हुई थी तो वो सबसे आगे वही थे। वही थे, उन्होंने ही गेम बनाई थी सारी। उनको क्या ऑफर दी होगी? किसने? किसी ने तो दी होगी नहीं ना? नहीं, जो मुझे इतलात हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर बनना चाहते थे, और ये बहुत सारी जगहों से तस्दीक भी होती है, यहाँ तक कि अमेरिका तक से ये तस्दीक होती है कि मौलाना ने कहा कि मैं लिबरल क्यों नहीं हो सकता। तो प्लान तो यही था कि भाई अगर हुकूमत आएगी, शहबाज शरीफ वजीर आजम हो जाएंगे, मौलाना सदर हो जाएंगे, सिंध पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा, इस तरह की चीज़ें थी। तो क्यों नहीं मान पाए? रुकावट कौन था? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने मौलाना से हाथ कर दिया, या फिर जो ऊपर साईं बैठे थे वो मौलाना से मुतमिन नहीं थे। कोई ऐसी गेम हुई है। तो अभी मौलाना जो है वो बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेके चल रहे हैं, और तहरीक इंसाफ भी उनके साथ जो है मुज़ाकरात कर चुकी है और उनको अपने साथ लेके जाना चाहती है। तो कल तक तहरीक इंसाफ भी उनको किन अलकाब से मुखातब करती रही वो सबके सामने। तो तहरीक इंसाफ को अचानक क्या हो गया कि मौलाना फजल रहमान साहब की उनको जरूरत आ गई, पेश आ गई? अच्छा नहीं, अभी कोई मजाक उनके साथ आपस में कोई वो नहीं हुए हैं, बातचीत चल रही है, ऐसे ही चांद मारी चल रही है। और दोनों एक दूसरे से चूंकि खाइफ हैं, दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, तो अभी सिर्फ भाव ताव देखा जा रहा है, हाथ जोड़ी अभी नहीं हुई है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे पे यकीन नहीं रखते। ना इमरान खान रखते हैं मौलाना फजलुर रहमान पे, ना फजलुर रहमान साहब इमरान खान पे यकीन रखते। तो अली अमीन गंडापुर कहाँ पे खड़े हैं? वो किसके साथ हैं? अली अमीन गंडापुर पूरी तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। और क्या बात कह रहे हैं सर? बिल्कुल इमरान खान के साथ नहीं है? इमरान खान के साथ तो इस टाइम जो बाहर लीडरशिप है उसमें हाल कोई भी एक आधा भी नहीं है। इमरान खान तो जो चाह रहे हैं वो उस तरह लीडरशिप कर ही नहीं रही, क्योंकि उन्हें यहाँ पे उनकी अपनी मौजें लगी हुई है। तो अली अमीन गंडापुर साहब अब आके बाहर कहेंगे जी वो एफिक्स कमेटी में तो ऑपरेशन का नाम ही नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन तब भी उन्हें वो पूछना तो चाहिए था ना कि ये जो आप बना रहे हैं अज़्मे इस्तेकाम पाकिस्तान, ये क्या है? उन्हें पूछना चाहिए था। ये सवाल नहीं हुआ। हाँ, फिर दूसरी चीज ये कि शहबाज शरीफ को बड़ी बढ़ के मारते हैं वो, लेकिन जैसे ही मोहसिन नकवी उनसे मिलते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब मेरा किसका पैगाम लेके जाते होंगे या क्या हिदायत देते होंगे, मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दोनों तरफ खेल रहे हैं। अली अमीन दोनों तरफ खेल रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं जाके वो बाजी पलट दे और एकदम इमरान के लिए कुछ कर जाए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि वो अंदर से पैर से लेके सर के बाल तक, नाखून से लेके वो पीटीआई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं इसमें दो राय नहीं रखता। तो अच्छा सर, ये बताएं कि पीटीआई की क़यादत, जिस तरह 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने वोट कास्ट किया, आवाम बाहर निकली,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो एहतजाज करने में नाकाम रही, वो लॉन्ग मार्च करने में नाकाम रही। कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं अपनाई गई जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालते। देखें, बात यह है कि 9 मई के बाद पीटीआई की सारी क़यादत या गिरफ्तार हो गई या फरार हो गई, और फिर वकील और नो आमूज किस्म के लोग आ गए जिन्हें सियासत का कोई तजर्बा नहीं है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपका बयानिया बहुत मजबूत है, लेकिन पीटीआई में वो एक्सपर्ट नहीं है फवाद चौधरी जैसे, जो बयानिया से खेलना जानते हो। उमर अयूब साहब नहीं है? उमर अयूब का बयानिया से क्या ताल्लुक असद है? कैसर नहीं है? उनका बयानिया से क्या ताल्लुक है? ये जो साइंस है मीडिया की, ये डिफरेंट बॉल गेम। मीडिया के साथ खेलना और नैरेटिव को प्रमोट करना और उसको लेके जाना, ये डिफरेंट बॉल गेम है। फवाद चौधरी जैसे लोग जो हैं इस गेम के मास्टर हैं। मिसाल के मरियम औरंगजेब को मैं रेट करता हूँ कि उन्हें भी मीडिया से खेलना आता है। अब वो जिनको आपने बनाया है, हसन रऊफ साहब आपको लगता है कि नहीं नहीं उनका कोई, मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई बयानिया बनाना आता है या बयानिया को डेवलप करना आता है या मीडिया से तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बात करते हैं, तनकीद कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनको बयानी नहीं बनाना आ रहा। अच्छा, वैसे को मैं फवाद चौधरी का कोई तनख्वाहदार मुलाजिम तो नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरा शायद मेरा याद नहीं पड़ता मैंने उनसे कभी चाय भी पी है, शायद कभी एक पी ली। वैसे तो वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, चाय भी नहीं पिलाते वैसे, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि माजी में आप अगर देखें तो पीटीआई का बयानिया बहुत क्लिक करता था जब फवाद चौधरी थे। इवन मरियम औरंगजेब ने नून लीग के बयानिए को बड़ा अच्छा खेला। अब ये जो तारड़ साहब आए हैं, इनके पास कोई बयानिया, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है उस गेम का कि कैसे होती है, और उन्हें ये नहीं पता कि मीडिया से खेलते कैसे, मीडिया की नफ्सियात क्या है, मीडिया का मैकेनिज्म क्या है। तो आप देख लें कि नून लीग का बयानिया बढ़ चुका हुआ है। तो इसी तरह पीटीआई का बयानिया उस तरह नहीं प्रमोट हुआ जिस तरह होना चाहिए था। पीटीआई का कोई एक ऐसा लीडर जो आप कह सकेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर सकते हैं और मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे लेके चल सकता है? पीटीआई पहले दिन से इमरान खान है और आखिरी दिन तक इमरान खान रहेगी, और कोई नहीं हो सकता। जी सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनके ये कहना है कि जो बजट है ये आवाम दोस्त बजट नहीं है। इस बजट से पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किलात आएंगी और पाकिस्तान की आवाम को जो हुकूमत है वो रिलीफ नहीं दे पाएगी। तो नाज़रीन, देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।